कहानी का शीर्षक है कर्तव्य। दोस्तों, कभी कभी हमारे जीवन में ऐसा कुछ घटित हो जाता है कि उस घटना से जीवन के प्रति, रिश्ते नातों के प्रति हमारा पूरा नजरिया ही बदल जाता है। दोस्तों, मेरा नाम मंजरी है। कुछ दिन से मेरे पति के साथ मेरा शीत युद्ध चल रहा है। बात कुछ ऐसी है कि 2 महीने पहले मेरे ससुर जी की दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई थी। ससुर जी गांव के सरकारी स्कूल में ही प्राध्यापक थे। वहीं गांव में ही उन्होंने अच्छा खासा 2 मंजिला मकान बनवाया हुआ था तथा आराम से सासू माँ और ससुर जी वहां रह रहे थे। ससुर जी के 2 बेटे हैं। मेरे पति सागर उनके बड़े बेटे हैं। हम दोनों पति पत्नी दिल्ली में रहते हैं। हमारी 2 जुड़वा बेटियां हैं, रिया और सिया। रिया और सिया दोनों ही क्लास 12th में पढ़ती हैं। मेरे पति एक मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर के पद पर कार्यरत हैं तथा मेरा देवर प्रणव बेंगलोर में चार्टर्ड अकाउंटेंट है। उनकी पत्नी नमिता सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। उनका एक बेटा है जो अभी छोटी क्लास में ही पढ़ता है। तो दोस्तों, यह है मेरा परिवार, यानी मेरे ससुराल वाला परिवार। परंतु दोस्तों, बात अभी समाप्त नहीं हुई है। कहानी तो अभी बाकी है। तो मैं आप लोगों को यह बता रही थी कि मेरे पति मुझसे नाराज हैं। ससुर जी की मृत्यु के पश्चात सागर जी, यानी मेरे पति देव, अपनी माँ को हमारे साथ ही रहने के लिए गांव से अपने साथ लेकर आना चाहते थे। जब मेरे पति अपनी माँ से कह रहे थे कि माँ, अब आप हमारे साथ चलो, वहीं हमारे साथ रहना, पति देव की यह बात सुनकर मेरा तो दिल धक से रह गया। मैं कतई नहीं चाहती थी कि सासू माँ हमारे साथ दिल्ली आकर घर में हमारे साथ रहे और मुझ पर राज करे। परंतु मेरी जान में जान तब आई जब सासू माँ ने कहा कि बेटा, यहाँ मुझे सब जानते हैं, तुम्हारे पिताजी का अच्छा नाम है गांव में, तो जरूरत पर सब सहायता करने आ जाते हैं, तो इसलिए मैं यहीं गांव में ही रहूंगी। हाँ, कभी कभी तुम्हारे पास भी 1-2 दिन के लिए आ जाया करूंगी। सासू माँ की इतनी अच्छी बात सुनकर मुझे मेरी सासू माँ पर प्यार आ गया। मैंने सोचा, चलो, उन्होंने स्वयं ही हमारे साथ आकर रहने से साफ इनकार कर दिया है। हम सब दिल्ली वापस आ गए। अभी हमें दिल्ली आए हुए कुछ ही दिन हुए थे। मैंने दिल्ली पहुंचकर सुकून की सांस भी नहीं ली थी कि गांव से खबर आई कि सासू माँ की तबीयत खराब है। बस उस दिन से इन्होंने रट लगा रखी है कि माँ को यहाँ लेकर आएंगे, और मैं सासू माँ को यहाँ लाने के एकदम खिलाफ थी। मैंने पतिदेव से यही कहा कि घर छोटा है, उन्हें कहाँ रखोगे, क्योंकि हमारा 3 रूम का ही फ्लैट है। यह सुनकर पतिदेव कहने लगे कि 4 कमरों का नया घर ले लेंगे और माँ अब यहाँ अवश्य ही आएगी। इस बात को लेकर हम दोनों के बीच जबरदस्त बहस होकर अनबन हो गई और मेरे पतिदेव मुझसे रूठकर ऑफिस चले गए। मेरा भी मूड ऑफ था कि तभी मेरी एक दोस्त का फोन आ गया, तो मैं उससे बात करने लगी। बातों ही बातों में मैंने सहेली को अपनी परेशानी बताई, तो सहेली ने मुझे सलाह दी कि तुम अपनी सास को अपने साथ बिल्कुल भी मत रखना, वरना तो बाद में तुम्हें भुगतना पड़ेगा। उसने कहा कि मेरे पतिदेव ने भी ऐसे ही मेरी सासू माँ को अपने पास लाने की जिद की थी, तो मैंने तो घर में हंगामा कर दिया था। तब जाकर पतिदेव ने मेरी बात मानी थी। सहेली की बातों को सुनकर मैं और भी उदास हो गई। फिर मैंने सोचा कि इस विषय पर बाद में सोचा जाएगा। अभी तो मैं ऐसा करती हूँ कि अपनी उदासी को दूर करने के लिए शॉपिंग के लिए निकल जाती हूँ। मैं ऐसी हूँ
कि शॉपिंग के लिए जाती हूँ तो किसी को भी साथ लेकर नहीं जाती हूँ। मुझे अकेले सुकून से घूमना और शॉपिंग करना पसंद है। मैं तैयार होकर निकलने ही वाली थी कि पतिदेव का फोन आ गया। मैंने सोचा कि अभी मुझ पर मेहरबान क्यों हो रहे हैं, क्या कुछ खास बात है। फिर मैंने मन ही मन सोचा, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये अपनी माँ को लेने ही पहुंच गए हो। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? फोन उठाऊं तो मालूम नहीं कौन सी खबर सुनने को मिलेगी, और ना उठाऊं तो पतिदेव का मुंह और फूल जाएगा। खैर, जो होगा देखा जाएगा। यह सोचकर मैंने फोन उठाकर हेलो कहा तो उधर से पतिदेव ने कहा कि देखो, मेरे ख्याल से तुम शॉपिंग को जाने वाली हो। पैसे तुम्हारे पर्स में रख दिए हैं और बीच में रोड बाइंडिंग के कारण ट्रैफिक का रास्ता बदल दिया गया है, इसलिए मैं ड्राइवर को भेज रहा हूँ। तुम कैब से मत जाना। उनकी बातें सुनते ही मुझे उन पर प्यार आ गया। एक बार को मन में विचार आया कि उनकी बात मान लूं और सासू माँ को यहाँ लाने के लिए हाँ कर दूं। परंतु फिर मेरे दिल ने कहा, अरे नहीं मंजरी, ऐसी भूल मत करना। फिर मैंने भी ठीक है थैंक यू कहते हुए फोन रख दिया। मैं अभी तैयार भी नहीं हुई थी कि तभी ड्राइवर मुरली ने बाहर से आवाज दी। जल्दी से मैंने डोर लॉक किया और आकर कार में बैठ गई। मैं 2-3 दुकानों में घूमी और आगे थोड़ी दूर हम पहुंचे ही थे कि हमारी कार खराब हो गई थी। मुरली ने उसे ठीक करने की भी कोशिश करी, परंतु उससे नहीं हो पाया। तो वह मेरे पास आकर कहने लगा कि मेम साहब, मैं मैकेनिक को बुलाकर ठीक करवाता हूँ। आप बुरा ना माने तो मेरा घर पास में ही है, आप चलकर थोड़ी देर वहां पर बैठ जाइए। अब मेरा मूड शॉपिंग करने का नहीं रह गया था, इसलिए सोचा चलो आज मुरली के घर ही घूम आती हूँ। इसी बहाने इन लोगों के घर कैसे होते हैं यह देख लूंगी। मैंने हामी भरी और उसके साथ उसके घर की तरफ चल पड़ी। उनका घर छोटा सा था। घर के सामने एक छोटा सा बरामदा था जहां पर एक बुजुर्ग व्यक्ति बैठकर पेपर पढ़ रहे थे। उसी समय मुरली की पत्नी अंदर से आई और मुझे नमस्ते करके अपने साथ मुझे अंदर ले गई। मैंने देखा अंदर एक छोटा सा कमरा है, वहीं एक कोने में रसोई का सामान रखा हुआ था। शायद वह रसोई ही है। कोने में एक पलंग है। पलंग के पास एक बुजुर्ग महिला चुपचाप बैठी हुई थी और पलंग पर 3 लड़कियां बैठकर पढ़ रही थी। मेरे लिए एक कुर्सी लाकर मुरली ने मेरे बैठने के लिए रख दी और कहा, मेम साहब आप यहाँ बैठिए, मैं अभी आता हूँ। तभी मुरली की पत्नी राधा मेरे पास आई और मुझसे कहा कि दीदी, मैं आपके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। मैंने मना किया तो राधा ने कहा कि दीदी, मैं बहुत अच्छी चाय बनाती हूँ, मना मत कीजिए, मुझे विश्वास है आपको चाय अच्छी लगेगी। मैंने कहा अच्छा ठीक है, जाओ बना लाओ। वह चाय बनाने चली गई तो मैंने लड़कियों से बात करना शुरू किया और उनसे पूछने लगी कि बेटे, आप लोग इतने छोटे से कमरे में सोते कैसे हैं। उनसे पूछने के बाद मुझे लगा कि बच्चों से ऐसे प्रश्न नहीं पूछना चाहिए था। मुरली की बड़ी बेटी ने कहा कि आंटी, दादा दादी
बाहर बरामदे में सो जाते हैं और हम तीनों पलंग पर, माँ पापा जमीन पर सो जाते हैं। हाँ, कभी जब बारिश हो जाती है तो तब दादा दादी पलंग पर और हम सब जमीन पर सो जाते हैं। इतने में ही राधा चाय लेकर आ गई थी। मैंने जैसे ही चाय का एक घूंट पिया और राधा से कहा, चाय सचमुच बहुत ही अच्छी बनी है। हम एक दूसरे से बातें करने लगे तो राधा ने तब मुझे बताया कि मुरली के 2 भाई और हैं, लेकिन वे दूसरे शहरों में रहते हैं और वे इन्हें अपने पास नहीं रखना चाहते हैं। लेकिन दीदी, अपने बच्चे ही अपने माता पिता को साथ में ही रखे तो क्या फायदा ऐसी संतान का? कहिए तो भला, कल को हमारी तो 3 बेटियां हैं, हम इन्हें क्या संस्कार देंगे? हम भी बुढ़ापे की ओर अग्रसर हैं, हमें भी बुढ़ापे में किसी न किसी सहारे की जरूरत तो पड़ेगी ना। मैंने तो इनसे कह दिया कि माँ बाबा हमारे साथ ही रहेंगे। हमारा घर छोटा है तो क्या हुआ, दिल तो बड़ा है ना। मैंने पूछा कि सास बातें नहीं कहती, कुछ सुनाती नहीं है? अपनी चलाती होगी। उसने हंसते हुए कहा कि दीदी, जब मैं शादी करके इस घर में आई थी तब सासू माँ दूसरों के घरों में काम करती थी। मैंने जैसे ही काम करना शुरू किया तो वे घर पर रहकर बच्चों को संभाल लेती हैं। हाँ, कभी कभी बहुत गुस्सा होती हैं, हम सबको बातें भी सुनाती हैं, परंतु हम सब उनकी बातें दिल से नहीं लगाते हैं। देखिए ना दीदी, जहाँ डांट होती है वहीं तो अपनापन होता है, प्यार होता है। मैं अभी कुछ कहती कि तभी मुरली आ गया कि चलिए मेम साहब, गाड़ी ठीक हो गई है। मैं सीधे घर चली गई थी। दिल में हलचल चल रही थी। बार बार राधा के द्वारा कहे हुए शब्द कानों में गूंज रहे थे कि अपने ही तो अपनों के काम आते हैं ना दीदी, और फिर कल हम भी तो बूढ़े होंगे। तब शाम को पतिदेव घर पहुंचे तो मैं चाय का प्याला लेकर उनके पास बैठ गई और धीरे से उनसे कहा, सुनो, कल हम माँ जी को लेने चलते हैं। यह सुनते ही मेरे पति आश्चर्य से मेरी ओर देखते हुए उन्होंने कहा, तुम सच कह रही हो मंजरी? मैंने जैसे ही हाँ में अपनी मुंडी हिलाई तो मेरे नाराज पति देव ने अपनी नाराजगी को भूलकर मुझे थैंक यू कहते हुए अपने गले से लगा लिया और मुझे अपने निर्णय पर गर्व हुआ और मैंने मन ही मन मुरली तथा उसकी पत्नी राधा को धन्यवाद देते हुए कहा कि थैंक यू सो मच मुरली, तुम मुझे अपने घर लेकर गए, और थैंक यू राधा, तुमने मुझे मेरा कर्तव्य याद दिलाया। दोस्तों, जब हम अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होंगे तभी तो हम अपने बच्चों को कर्तव्य का पाठ पढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी में इतना ही। दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट करके अवश्य बताएं, और यदि आपको कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही जिंदगी सरिता हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे दोस्तों एक और नई कहानी को लेकर। तब तक आप अपने परिवार के साथ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। राधे राधे प्यारे दोस्तों।